आपने बेटा आप आई कैप की जो बुक है ना वो आपने ले लेनी है, या आप उसको क्या कहते हैं सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स जो होंगे वो तो हम उसी बुक से करेंगे, और कुछ जो होंगे वो हम आपको नोट्स दे देंगे जिन एरियाज़ में। तो आपने खुद जाके सिलेबस देखा है कि नहीं देखा अभी? अच्छा, क्या पता चला है आपको? हैं कुछ हैं? ख़त्म नहीं होता? नहीं, डोंट वरी, ख़त्म तो हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि पाकिस्तान में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो क्या है। ये आपका आई थिंक बुक का चैप्टर नंबर 2 होगा। कल हमने बात भी की थी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, है चैप्टर 2। अब अच्छा, बुक का वो चेंज कर दिया उन्होंने। नहीं, नई बुक दे दी उन्होंने। दिखाई ज़रा मुझे, मैं आपको बताता हूँ। ये बुक है, कोई बात नहीं, सिलेबस कंटेंट्स हैं ना इसमें। हाँ जी, ये चैप्टर नंबर 11 है रेगुलेटरी। अब इन्होंने आखिर पे ले गए इसको। अच्छा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जैसे हमने कल भी बात की थी कि अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो ज़ाहिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कोई ना कोई लॉज एंड रेगुलेशंस जो हैं वो रेगुलेट करेंगे। तो पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो लॉज एंड रेगुलेशंस रेगुलेट करते हैं उनको हम ओवरऑल बेसिस पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है प्राइमरीली तो वो आप कह लें कि इनेक्ट होता है थ्रू कंपनीज एक्ट 2017। जो कंपनीज एक्ट 2017 है वो बेसिकली प्राइमरीली डील करता है कि कंपनीज ने अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है वो किस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली या किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली बनानी है। फिर ये जो कंपनीज एक्ट 2017 है इसका जो स्केड्यूल 3 है ये डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनीज को आइडेंटिफाई करता है। उनके लिए डिफरेंट रेगुलेशंस रिक्वायर करता है कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो किन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली बनानी है। कल भी हमने बात की थी कि ये स्केड्यूल 3 जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज़ में PICs में इसको डिवाइड करता है। PICs जो हैं वो या तो लिस्टेड कंपनीज होती हैं या ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको आप कह लें कि गवर्नमेंट जो है थ्रू इट्स सर्कुलर्स और थ्रू इट्स नोटिफिकेशंस नोटिफाई कर देती है कि ये कंपनीज जो हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हैं, जिसमें नॉर्मली यूटिलिटी कंपनीज आ जाती हैं, जिसके अंदर नॉर्मली आपकी ये जो शुगर मिल्स वगैरह हैं ये आ जाती हैं, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट की कंपनीज आ जाती हैं, जैसे बैंकिंग कंपनीज हैं या NBFCs हैं, ये आ जाती हैं, ठीक है। तो उनको हम PICs कहते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी है उसको हम लार्ज साइज़ एंटिटीज़ कहते हैं। लार्ज साइज़ एंटिटीज़ जो होती हैं ये अगर आप देखें तो इसमें दो तरह की एंटिटीज़ हैं। एक वो एंटिटीज़ है जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है, और एक वो एंटिटीज़ है जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो ये जो स्केड्यूल 3 है ये सर्टन क्राइटेरियाज आइडेंटिफाई करता है बेस्ड ऑन द रेवेन्यू एंड द कैपिटल एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कि ये जो कंपनी है इसको हमने लार्ज साइज़ कब कहना है, फिर मीडियम साइज़ एंटिटी कब कहना है, और फिर स्मॉल साइज़ एंटिटीज़ कब कहना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो होगा वो डिपेंड करेगा कि आप पहले डिटर्मिन करेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ कंपनी यू आर, कि आप कौन सी कंपनी है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है एक फ्रेमवर्क दिया जाएगा जिसके अकॉर्डिंगली आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। अब जब हम बात करते हैं कि रेगुलेशंस कितनी तरह की हैं, तो इसमें एक तो कंपनीज एक्ट जो है इसके स्केड्यूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली आपने सर्टन डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड करने हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फिर इसके साथ जो है वो IFRS हैं, फिर IFRS फॉर SMEs हैं, फिर आपके पास जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर SSCs हैं,
और उसके बाद जो है वो NPO के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये आपके 5 डॉक्यूमेंट बन जाते हैं जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो कैसे बनानी है। तो हम थोड़ा सा पहले इन कंपनीज़ को क्लासिफाई कर लेते हैं कि ये कंपनीज़ कैसे डिटर्मिन होती हैं, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उनके ऊपर रेगुलेशंस कौन सी लगेंगी। अच्छा, इससे पहले जो है वो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हम एक चीज़ और का करेंगे, और वो है जिसको हम प्रीफेस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। अच्छा, डू यू नो कि स्टैंडर्ड्स क्या हैं? मतलब बार बार हम वर्ड यूज़ करेंगे IFRS, तो कोई थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता है क्या हुआ IFRS? चले कोई बात नहीं, तो ब्रीफ हिस्ट्री थोड़ी सी सुन लें कि बेसिकली 1973 के अंदर जो है एक बॉडी फॉर्मुलेट की गई थी, इसका नाम रखा गया था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। नोटिंग शोटिंग रहने दें यार, समझ लें, बुक में सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। नोटिंग फ़ौरन नहीं करनी, ध्यान से पहले बात समझ लेनी है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को फॉर्मुलेट किया गया और इसके नीचे 2 सब बॉडीज़ क्रिएट की गई, एक का नाम SAC था और दूसरे का नाम SIC था, ठीक है। बेसिकली IFRS की नीड क्यों थी, को बताएगा क्यों नीड है IFRS की? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप कह लें अर्ली 60s में या लेट 50s में जब जंग अज़ीम दोम ख़त्म हो गई तो दुनिया में कैपिटल जो था वो बहुत शॉर्ट था। वजह क्या थी कि कुछ कंट्रीज़ जो थे वो वॉर हिटेड थे और कुछ कंट्रीज़ जो थे वो वॉर हिटेड नहीं थे, उन्होंने अपना असला बेचा हुआ था, जैसे अमेरिका पाजन है। तो जब कंट्रीज़ के पास कैपिटल नहीं था तो वहाँ लोगों ने डेवलपमेंट कैसे करनी थी, इन्वेस्टमेंट कैसे होनी थी, तो फिर एक कॉन्सेप्ट आया कि आप कैपिटल कहीं से भी जाके रेज कर लें। कोई कंपनी जो है वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे जाए और जाके अपने शेयर्स लिस्ट करवा दे और वहाँ से कैपिटल रेज कर ले। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट आया तो पता चला कि एक कंपनी जब एक कंट्री में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही हैं, वो दूसरे कंट्री में अलहदा बिल्कुल ही डिफरेंट रूल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक कंट्री में बन रही हैं वो दूसरे कंट्री में अंडरस्टैंडेबल नहीं है, उनको यूज़र यूज़ नहीं कर सकता फॉर देयर डिसीजन मेकिंग। तो जब ये बात सामने आई तो देन इस बॉडी को फॉर्मुलेट किया गया और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि अकाउंटिंग रेगुलेशंस को हार्मोनाइज करना है। क्या करना है? अकाउंटिंग रेगुलेशंस को हार्मोनाइज करना है। हार्मोनाइज करने का मतलब क्या है? हार्मोनाइज करने का मतलब ये है कि अगर आप देखें तो देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या होते हैं 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? एसेट्स, लायबिलिटीज़, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंसेस। ये 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो अगर फर्ज करें डेफिनेशन ऑफ एसेट एक कंट्री में डिफरेंट है, दूसरे कंट्री में डिफरेंट है, तो व्हाट विल हैपन? whether those financial statements will be understandable to the users, ठीक है जी। फिर अगर फर्ज करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो फॉर्मेट्स हैं, ये जो रिकग्निशन और मेजरमेंट के जो कॉन्सेप्ट हैं कि एसेट को किस वैल्यू पर मेजर करना है, लायबिलिटी को किस वैल्यू पर मेजर करना है, इनिशियल मेजरमेंट क्या होगी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होगी, इनकम कैसे अराइज होती है, इनकम को रिकग्नाइज किस पॉइंट ऑफ टाइम पे करना चाहिए। जब तक ये चीज़ें आप हार्मोनाइज नहीं करेंगे, व्हाट विल हैपन? एक कंट्री में एक ही चीज़ इनकम होगी और किसी दूसरे कंट्री में हो सकता है वो इनकम की बजाय लायबिलिटी बन रही हो। क्लियर? तो इन चीज़ों को हार्मोनाइज करने के लिए इस बॉडी को फॉर्मुलेट किया गया जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, ठीक है। इसके नीचे 2 बॉडीज़ फॉर्मुलेट की गई, एक का नाम रखा गया SAC स्टैंडर्ड एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, और एक का नाम रखा गया SIC स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, ठीक है। और ये जो आपके कोर्स में SIC 32 है, यानी वेबसाइट, वेदर वेबसाइट कैन बी इंटेंजिबल एसेट और नॉट, ये इसी SIC यानी स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी ने इसके ऊपर गाइडलाइन पब्लिश की हुई है। तो इसका काम ये था कि टू एक्ट एज ए व्हीकल, टू एक्ट एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन यूजर्स ऑफ IFRS एंड द डेवलपर ऑफ IFRS। ये कौन था? डेवलपर था। और इसका काम क्या था? टू एक्ट एज ए ब्रिज, कि लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को मीट कैसे करना है, ठीक है। और इसका काम ये था कि जब कोई एक स्टैंडर्ड पब्लिश हो जाता था तो उसके ऊपर जब प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी आती थी उसकी एप्लीकेशन में, तो देन उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन पब्लिश करना ताकि यूज़र्स जो हैं उसको
प्रॉपरली स्टैंडर्ड को अप्लाई करना आ जाए। जैसे किसी ज़माने में लीजेस के अंदर इंसेंटिव्स होते थे, लेकिन IS 17 जो था वो साइलेंट था कि हाउ टू डील विद इंसेंटिव्स एंड लीजेस। तो देन SIC 10 पब्लिश की गई टू डील विद के इंसेंटिव्स एंड लीजेस को कैसे डील करना है। इसी तरह जब अर्ली 90s के अंदर जो है प्रॉब्लम आई कि आया वेबसाइट जो है वो इंटेंजिबल एसेट है कि नहीं है, तो फिर SIC 32 पब्लिश हुई टू डिफरेंशिएट बिटवीन an intangible asset website and an intangible asset to be recognized as a website asset or a website which cannot be recognized as an intangible asset। तो यहाँ पे इस बॉडी को फॉर्मुलेट कर दिया गया। अब ये 2001 तक यही स्ट्रक्चर रहा। 2001 तक इस बॉडी ने 41 IAS पब्लिश किए, और जो आखिरी स्टैंडर्ड इसने पब्लिश किया वो भी आपके कोर्स में है, एग्रीकल्चर, ठीक है। और ये जो SIC है इसने 32 SICs पब्लिश की, ठीक है, स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करने के लिए। 2001 में बेसिकली एक मेजर एग्रीमेंट हुआ बिटवीन USA एंड दिस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, और इसका स्ट्रक्चर चेंज करके इसको IFRS फाउंडेशन बना दिया गया। यानी इसका अब नया नाम क्या है, IFRS फाउंडेशन। और इसके नीचे एक नई बॉडी क्रिएट की गई जिसका नाम रखा गया IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। और इसके नीचे जो है ये दो बॉडीज़ दे दी गई, लेकिन इसका भी नाम चेंज कर दिया गया, इट्स IFRS एडवाइजरी कमेटी, और इसका नाम भी चेंज कर दिया गया, इट्स IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी, ठीक है। और जो डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स का रोल था वो इसको दे दिया गया, और जो फंड रेजिंग का यानी पूरी दुनिया से जो इट्स वेरी कॉस्टली एक्सरसाइज कि आप कोई नई रेगुलेशन डेवलप करें, तो इसको टास्क दे दिया गया कि इसने पूरी दुनिया से फंड्स इकट्ठे करने हैं और इसने जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप करने हैं, ठीक है। अब जो है जब जैसे ये बोर्ड फॉर्मुलेट हुआ तो दे सेड कि ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वर्ड है इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया गया, एक नया नाम इसको दिया गया, और उन्होंने कहा कि अब हम जब स्टैंडर्ड का नाम यूज़ करेंगे तो दैट विल बी IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन उस सेम मीटिंग में दे कंक्लूडेड और दे यू कैन से एग्रीड अपॉन के और दे रिजॉल्व कि जो पहले से स्टैंडर्ड पब्लिश हो गए हुए हैं उनको भी हम IFRS ही कहेंगे। क्लियर, जो पहले से इंटरप्रिटेशन पब्लिश हो गई हैं उनको भी हम IFRS ही कहेंगे। और अब ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड नए स्टैंडर्ड इशू करेगा उसको भी हम IFRS कहेंगे। और ये जो IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी है ये जब IFRIC पब्लिश करेगी तो इसको भी हम IFRS ही कहेंगे। इसलिए आज जब हम वर्ड IFRS यूज़ करते हैं तो इसका मतलब IAS भी है जो कि 41 है, इसका मतलब SICs भी हैं जो कि 32 हैं, इसका मतलब IFRICs भी हैं जो आई थिंक अब तक 25 इशू हो गई हैं, और IFRS भी हैं जो अब तक 17 पब्लिश हो गए हैं। तो जब हम वर्ड IFRS यूज़ करते हैं तो इट मीन ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यानी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पुराने बोर्ड ने इशू किए थे, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो नया बोर्ड इशू कर रहा है, सबको हम मिला के IFRS ही कहेंगे, ठीक है। दैट्स वाई कि कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ वर्ड आप IS देखते हैं और कुछ के साथ आप IFRS देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिकली जब तक ये स्टैंडर्ड पब्लिश कर रही थी तो IS का वर्ड यूज़ कर रही थी, जब से इसने स्टार्ट किया तो IFRS का वर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसलिए अब आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि बेसिकली ये IFRS या IAS या SICs या IFRICs क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो हार्मोनाइजेशन है ना ये आज भी अचीव नहीं हुई है, ठीक है। और पूरी दुनिया में अभी भी अकाउंटिंग रेगुलेशन सेम नहीं है, ठीक है। आल्दो के यूरोपियन यूनियन, कुछ इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, रशिया, ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने IFRS को अडॉप्ट कर लिया है बट फुली नहीं किया है। तो अभी भी हार्मोनाइजेशन जो है वो एक ख्वाब है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। वापस आते हैं हम अपने कंसेप्ट का। है एक छोटी सी बात और वो ये है कि जब भी आपने IFRS को अप्लाई करना है तो दे शुड बी अप्लाइड ऑन मटीरियल इंफॉर्मेशन। वो अपने मटीरियल इंफॉर्मेशन के ऊपर अप्लाई करना। क्या होता है मटीरियल? जी बिल्कुल सही है। यानी IFRS जो है वो हमेशा किस इन्फॉर्मेशन पे अप्लाई होने, मटेरियल इन्फॉर्मेशन पे।
और मटेरियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जैसे भाई ने बताया, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ओमिट कर दें, यानी शामिल ना करें। क्लियर? जैसे फर्ज करें आपके अगेंस्ट एक बड़ा सीवियर कोर्ट केस है और आपने उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी है, और हो सकता है उससे आपकी कंपनी बैन हो जाए, तो चूँकि ये इन्फॉर्मेशन आपने इंक्लूड नहीं की है तो ये इन्फॉर्मेशन यूज़र तक नहीं गई है, तो आपने ओमिशन कर दी है। या कोई आपका एसेट है या आपकी लायबिलिटी है, वो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट ही नहीं की है। क्लियर? तो उसका इतना मटेरियल इम्पैक्ट है या इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन यूज़र तक चली जाती तो उससे क्या होता, डिसीजन मेकिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट होती। या मिसस्टेट कर दी है, यानी इन्फॉर्मेशन को आपने रॉन्गली प्रेजेंट कर दी है, रॉन्गली मेजर की है, रॉन्गली आपने रिकग्नाइज़ किया है। जैसे एक रेवेन्यू नहीं था, आपने रिकग्नाइज़ कर लिया, या एक रेवेन्यू था लेकिन आपने रिकग्नाइज़ नहीं किया, यानी मिसस्टेट कर दिया आपने। ठीक है? या एक लायबिलिटी है उसको इनकम बना दिया, या इनकम को लायबिलिटी बना दिया, एक्सपेंस को एसेट बना दिया, एसेट को एक्सपेंस बना दिया, लायबिलिटी को एक्विटी बना दिया, एक्विटी को लायबिलिटी बना दिया, तो ये क्या है, ये मिसस्टेटमेंट है। या ऑब्सक्योरनेस, ऑब्सक्योर का मतलब होता है डूबियस, यानी इन्फॉर्मेशन को आपने डूबियस कर दिया है, यानी उसको इस तरह से प्रेजेंट किया है कि उसके अंदर से कई तरह के जो आप कह लें डिसीजंस हैं वो आ रहे हैं, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम ऑब्सक्योर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मटीरियलिटी को डिफाइन करेंगे तो मटीरियलिटी क्या है, इन्फॉर्मेशन इज सेड टू बी मटीरियल इफ इट्स ओमिशन, मिसस्टेटमेंट और ऑब्सक्योरनेस अफेक्ट द जजमेंट ऑफ द यूज़र इज़ कॉल्ड एज मटीरियल इन्फॉर्मेशन। लेकिन मटीरियल इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको हमेशा आपने देखना है उसके मॉनेटरी इम्पैक्ट से या उसकी नेचर से, और फिर अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हमेशा मटीरियल नहीं होती है। मटीरियलिटी जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। मटीरियलिटी क्या है, रिलेटिव टर्म है। एक इन्फॉर्मेशन हो सकता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मटीरियल हो, किसी दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे मटीरियल ना हो। जैसे फर्ज करें कोविड में सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो डिस्क्लोजर कॉमन था वो क्या था कि हर एंटिटी ये बता रही थी कि आया वो कोविड से हिट हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन आज कोई भी नहीं बता रहा। क्लियर? तो मटेरियल जो है वो एक रिलेटिव टर्म है, और वो हो सकता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हो, किसी दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे ना हो। तो इट्स ऑलवेज डिटर्मिन्ड बाय द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने जज करना है कि ये इंफॉर्मेशन मटेरियल है या नहीं है। लेकिन अब यहाँ से वापस आते हैं और अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर वापस आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि PICs क्या होती हैं, और फिर हम देखते हैं कि लार्ज साइज एंटिटीज़ और अदर्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। ये आपकी बुक में सारी चीज़ें कवर्ड हैं, कल आपने बुक से देख के फिर मेरे साथ आपने डिस्कस ज़रूर करना है। ओके जी, सबसे पहले जो है वो हम पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज़ की बात कर लेते हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज़ क्या होती हैं? नंबर 1 इज़ लिस्टेड कंपनीज़। यानी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज़ क्या हैं? लिस्टेड कंपनीज़ हैं। लिस्टेड का मतलब क्या होता है? वो कंपनीज़ जिनके स्टॉक्स यानी शेयर्स या डेट सिक्योरिटीज़। डेट सिक्योरिटीज़ कौन से होती हैं? डिबेंचर्स होते हैं। पाकिस्तान में नॉर्मली TFCs होते हैं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स। यानी किसी एंटिटी के अगर एक्विटी इंस्ट्रूमेंट यानी उसके ऑर्डिनरी शेयर्स या उसके डेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक TFCs और प्रेफरेंस शेयर्स अगर मार्केट पे, स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ये लिस्टेड कंपनीज़ हैं। और फिर इसके अंदर जो दूसरा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी एंटिटी को जो गवर्नमेंट है वो बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर सकती है कि ये कंपनीज़ जो होती हैं वो क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज़ हैं। ये ऐसी कंपनीज़ जो फिजुशरी कैपेसिटी में एक्ट करती हैं, यानी दूसरे लोगों के बेसिकली वो पैसे उनके पास होते हैं या एसेट्स उनके पास होते हैं। जैसे बैंक्स हैं, दे आर ऑलवेज यू कैन से पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज़, क्योंकि लोगों का पैसा वहाँ इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लोग वहाँ पे डिपॉजिट क्रिएट करते हैं। या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ चूँकि पब्लिक मनी इन्वॉल्व हो जाती है तो इसलिए जो बैंकिंग कंपनीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे के सारे भी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज़ होती हैं। जो इसके साथ दूसरी बात है वो ये है कि जो यूटिलिटी कंपनीज़ हैं, लाइक गैस की कंपनीज़ हैं, लाइक आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंपनीज़ हैं, ये भी आपकी सारी की सारी जो हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज़ के अंदर चली जाती हैं। और इसी तरह अभी रिसेंटली जो है वो गवर्नमेंट ने जो शुगर मिल्स हैं
उनको भी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज कह दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज में एक वो कंपनीज आएंगी जो लिस्टेड कंपनीज हैं, या वो कंपनीज जो जिनको गवर्नमेंट जो है वो बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दे, ठीक है जी, या वो कंपनीज जो बेसिकली फिजुशरी कैपेसिटी में एक्ट करती हैं, उनको हम पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज कहते हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज मीन्स लिस्टेड कंपनीज और even the non-listed companies but which are notified by the government or which act in fiduciary capacity, जैसे हमने इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यूटिलिटी कंपनीज, ठीक है जी, और शुगर, ये जब किसी दूसरे के एसेट्स, यानी जैसे आप किसी के एसेट अपने पास होल्ड कर लेते हैं ना, यानी जैसे बैंक है वो आपका कैश बैलेंस होल्ड कर लेते हैं, इस तरह की जो कंपनीज होती हैं वो भी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज होती हैं। लेकिन अब ये क्राइटेरिया है कि जब हमने कहना है कि एक पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी जो है वो क्या होती है, तो सॉरी बेटा दोबारा बताइएगा। यस यस, यानी ऐसी कंपनी जिसके बंद होने की वजह से या उसके सर्विसेज प्रोवाइड ना करने की वजह से जनरल पब्लिक इफेक्ट हो जाए। जैसे मुझे पाकिस्तान में रेगुलेटर के ऊपर ये बड़ा अजीबोगरीब सी बात है कि पाकिस्तान में जो मोबाइल ऑपरेटर्स कंपनीज है ना, उनको अभी तक उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज डिक्लेयर नहीं किया। हालांकि अगर आप देखें तो आज जो सबसे बेसिक आप कह लें ज़रूरत लोगों की बन गई है वो तो इंटरनेट और मोबाइल या टेलीकॉम सर्विसेज हैं। तो ये जो टेलीकॉम सर्विसेज वाली कंपनीज हैं, इनको भी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज के अंदर डिवाइड कर देना चाहिए, क्लासिफाई कर देना चाहिए, ठीक है जी। आगे आते हैं जी, लार्ज साइज़ कंपनीज हैं। तो लार्ज साइज़ में सबसे पहली बात ये है कि लार्ज साइज़ वो कंपनीज जो कि नॉन लिस्टेड है, क्योंकि जो लिस्टेड है वो तो ऑलरेडी इसमें कवर हो गई हैं, PICs में कवर हो गई हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अदर देन लिस्टेड कंपनीज जिन जो ये क्राइटेरियाज मीट कर जाएंगी, उनको हम कहेंगे कि ये हमारी क्या है, लार्ज साइज एंटिटीज़ हैं। लार्ज साइज एंटिटीज़ के लिए जो है वो स्टैंडर्ड 3 क्राइटेरियाज देता है, और इन 3 में से कोई एक भी अगर सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे कि ये लार्ज साइज एंटिटी है। नंबर 1 इसके अंदर ये है, मे भी आपकी बुक अभी अपडेट होनी हो, इसमें पहले 1 अरब रुपया होता था उसका टर्नओवर, यानी अगर उसका टर्नओवर जो है पहले 1 अरब रुपया था, अब जो है वो कंपनीज एक्ट ने इसको चेंज करके 800 मिलियन कर दिया। यानी अगर उसका टर्नओवर जो है 800 मिलियन या 800 मिलियन से ज़्यादा है तो ये एक क्राइटेरिया है, ठीक है जी। फिर उसका जो पेड अप कैपिटल है, कैपिटल का वर्ड जानते हैं आप, ठीक है जी। कैपिटल को जब शेयर्स में डिवाइड किया जाता है, यानी उसकी डिनोमिनेशन बना दी जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, शेयर कैपिटल। यानी फर्ज करें अगर आप कहते हैं मेरा इस ऑर्गेनाइजेशन का 1 मिलियन कैपिटल है, और फिर आप कहते हैं कि इसके हर डिनोमिनेशन यानी शेयर 10 रुपये का है, तो आप कहते हैं कि जनाब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो 100,000 हो जाएंगे, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज शेयर, यानी इट कैन बी शेयर्ड, दिस 1 मिलियन कैन बी शेयर्ड बाय पर्सन इन द रेशियो ऑफ 10, इसको कहते हैं शेयर कैपिटल। और फिर आप जानते हैं कि शेयर कैपिटल जो है ये ऑथराइज्ड भी होता है, जानते हैं आप, ठीक है जी। फिर सब्सक्राइब्ड भी होता है, एंड पेड अप चलें कह दें, और फिर इशूड भी होता है। देयर मे बी डिफरेंस बिटवीन इशूड एंड पेड अप कैपिटल, क्या हो सकता है आपने अभी पैसे कम कॉल किए हों तो देन इशूड कैपिटल ज़्यादा होता है और पेड अप उसमें से कम होता है। अच्छा, यहाँ पे जो पेड अप कैपिटल है वो 200 मिलियन या इससे ज़्यादा होगा तो वो भी आपकी लार्ज साइज एंटिटी जो होगी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। 200 और मोर, ठीक है, 200 और मोर। और फिर इसके अंदर जो तीसरा क्राइटेरिया है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो 750 या मोर, यानी 750 एम्प्लॉयज़ या उससे ज़्यादा अगर होंगे तो ये भी आपकी क्या बन जाएगी, लार्ज साइज़ है। इस सब में और है, यानी कोई एक क्राइटेरिया भी आपने मीट कर लिया ना तो देन ये लार्ज साइज एंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, ये एंटिटीज़ वो हैं जो जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है,
यानी प्रॉफिट इनका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सम टाइम इसी के अंदर जो है वो एक और कंपनीज भी आ जाती हैं जिनको हम NPOs कहते हैं, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। और एक कंपनीज ऐसी होती हैं, शायद आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा हो, उनको हम कहते हैं फॉरेन कंपनीज। क्या कहते हैं? बेसिकली जो फॉरेन कंपनीज होती हैं ना, एक होती है कंपनी जो लोकल कंपनी है। लोकल कंपनी का मतलब होता है दैट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड लोकली, यानी वो हमारे SEC जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, उसके साथ रजिस्टर्ड हुई है। एक फॉरेन कंपनी होती है, फॉरेन कंपनी का मतलब होता है कि वो रजिस्टर्ड बाहर है, उसने पाकिस्तान में अपना जो है कोई ब्रांच ऑफिस जो है वो ओपन कर लिया है। तो ऐसी कंपनी जो होती है वो भी SECP के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती है, बट एज ए फॉरेन कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड कराती है। तो ये जो हमने यहाँ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, ये सारा उन कंपनीज का था जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, एज ए कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि एक NPO है पाकिस्तान में, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं, जो सेक्शन 42 है और सेक्शन 49 है उसके अंडर जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं। तो उन कंपनीज को भी हम लार्ज साइज कहते हैं। NPO के लिए रूल जो है वो ये है कि अगर इनका जो टर्नओवर है जी, अगर इनका टर्नओवर जो है वो 200 मिलियन और मोर है, और मोर, यानी अगर इनका टर्नओवर जो है, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का अगर टर्नओवर जो है वो 200 मिलियन और मोर है, तो फिर हम कहते हैं कि ये भी लार्ज साइज एंटिटीज़ हैं। और ये जो फॉरेन कंपनीज हैं इनके ऊपर भी क्राइटेरिया जो है वो टर्नओवर का ही है, और वो आई थिंक 1 बिलियन रुपीज़ है। यानी अगर 1 बिलियन रुपीज़ या इससे ज़्यादा का इनका टर्नओवर होगा, लेट मी चेक इट अगेन जी, टर्नओवर ऑफ रुपीज़ 1 बिलियन और मोर, तो ये भी हमारी क्या हो जाएंगी? लार्ज साइज एंटिटीज़ हो जाएंगी। तो अब फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब भी आपने लार्ज साइज एंटिटी को डिफ्रेंशिएट करना है फ्रॉम अदर एंटिटी, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि ये पाकिस्तानी लोकल कंपनी है, ठीक है जी, या फॉरेन है, या ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। 3 कैटेगरीज आ गई ना जी। अगर ये हमारी लोकली रजिस्टर्ड कंपनी है तो फिर उसके ऊपर 3 क्राइटेरियाज हैं, 3 में से कोई एक क्राइटेरिया भी अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो दैट विल बिकम ए लार्ज साइज एंटिटी, वो लार्ज साइज एंटिटी बन जाएगी। नंबर 1 उसका जो है टर्नओवर है, नंबर 2 उसका पेड अप कैपिटल है, और नंबर 3 उसका जी नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, सॉरी। तो इनमें 3 में से कोई एक भी अगर क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाएगा तो दैट कंपनी विल बिकम ए लार्ज साइज एंटिटी। और अगर NPO है तो सिर्फ टर्नओवर का क्राइटेरिया है, और अगर फॉरेन कंपनी है तो फिर भी सिर्फ टर्नओवर का क्राइटेरिया है। ओके हो गया जनाब। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो मीडियम साइज एंटिटीज़ होती हैं इनको हम कैसे डिटर्मिन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारी दोनों तरह की बातें हो रही थी, यानी नॉन लिस्टेड है और ये फर्दर 2 तरह से क्लासीफाई हो सकती हैं। एक होती है कंपनी जिनको पब्लिक कंपनीज कहते हैं, और एक होती है जिनको हम प्राइवेट कहते हैं। तो यहाँ दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया था, बेशक ये पब्लिक है बेशक ये प्राइवेट है। क्या फ़र्क होता है पब्लिक और प्राइवेट में? पब्लिक अनलिस्टेड भी तो होती है ना मेरे भाई, अगर लिस्टेड होगी तो यहाँ चलेगी ना, वो तो PIC बन गई। यस, पब्लिक अनलिस्टेड के पास ऑप्शन होती है कि वो अपना प्रोस्पेक्टस इशू करे और उसके बाद शेयर्स जो हैं वो ऑफ़र कर दें, ठीक है। लेकिन प्राइवेट में एक और चीज़ होती है कि प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो शेयर सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफ़र कर सकती हैं, ठीक है ना, और जनरल पब्लिक को ऐसा जो शेयर्स ऑफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन 2 फ़र्क होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर हमारी एक कंपनी जो है वो MSE है तो फिर उसके क्या क्राइटेरियाज हैं। MSE आप समझते हैं जी, MSE क्या है? मीडियम साइज्ड एंटिटी। लेकिन अब जो MSE है इसके लिए भी आप देखेंगे कि ये पब्लिक है, यानी पब्लिक अनलिस्टेड है, या ये प्राइवेट है, ठीक है जी। और फिर जो है आया ये NPO है या ये फॉरेन
कंपनी है। तो यहाँ जो है वो चारों के लिए जो है वो अलग-अलग क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। एक बात याद रखनी है कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो वो या तो LSE हो सकती है या MSE हो सकती है, वो SSE नहीं हो सकती है। SSE जो है वो सिर्फ जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती हैं वो SSEs हो सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो दैट कैन बी आइदर PIC, LSE और MSE, वो आगे नहीं जा सकती। सिर्फ जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं वो आपकी SSEs में क्लासिफाई हो सकती हैं, ठीक है जी। तो पहले हम बात कर लेते हैं पब्लिक की। अगर इसमें एक ही बात आप याद रख लें कि अगर उसका पेड अप कैपिटल जो है, इसकी बात हम कर लेते हैं, आल्दो के बाकी भी क्राइटेरियाज हैं, बट अगर उसका पेड अप कैपिटल जो है वो लेस देन 200 मिलियन है। अब देखिए पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 200 मिलियन या उससे ज़्यादा होगा तो वो तो LSE बन जाएगी, और अगर लेस देन 200 मिलियन होगा, अगर 1 रुपया भी होगा तो क्या होगा, MSE बन जाएगा। आलो के इसके साथ बाकी 2 क्राइटेरियाज भी हैं, बट अगर आप देखें तो ये क्राइटेरिया तो इन एनी केस मीट हो जाना है, ठीक है। तो इसलिए जो पब्लिक कंपनी है वो MSE होगी या LSE होगी या PIC होगी, वो आगे नहीं जाएगी। आल्दो के इसके साथ बाकी भी 2 क्राइटेरियाज हैं, और वो वही हैं कि इसका टर्नओवर जो है, ठीक है जी, और फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी हैं। तो अच्छा, यही क्राइटेरियाज जो है ना वो इधर भी है, प्राइवेट में भी है, ठीक है जी। तो मैं इसको, ये सेम है इसके साथ, तो हम इसके साथ डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए भी 3 क्राइटेरियाज हैं, तीनों में से कोई एक भी अगर मीट हो जाए तो दैट विल बी योर यू कैन से MSE, वो आपकी MSE बन जाएगी, यानी मीडियम साइज एंटिटी बन जाएगी। अच्छा जी, अब इसमें जो क्राइटेरिया है वो है कि अगर आपका जो कैपिटल है, यानी पेड अप कैपिटल जो है वो अगर मोर देन 10 मिलियन है बट लेस देन 200 मिलियन है तो दैट विल बी योर प्राइवेट कंपनी, बट दैट विल बी योर MSE, वो मीडियम साइज एंटिटी बन जाएगी, ठीक है। और फिर इसके जो है वो टर्नओवर है, टर्नओवर जो है अगर आपका मोर देन आई थिंक 100 मिलियन है, यस, अगर मोर देन 100 मिलियन है और लेस देन 800 मिलियन है, क्योंकि 800 मिलियन या उससे ज़्यादा होगा तो वो क्या बन जाएगी, लार्ज साइज बन जाएगी। तो 100 मिलियन है या 800 मिलियन से कम है, यानी मोर देन 100 मिलियन बट लेस देन 800 मिलियन है, तो फिर हम कहते हैं मोर देन इक्वल का वर्ड यूज़ कर लें ऐसे जी, तो फिर भी वो आपकी MSE बन जाएगी। और तीसरा क्राइटेरिया जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का है, और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ में अगर आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ मोर देन इक्वल टू 250 हैं और लेस देन 750 हैं तो वो आपकी MSE बन जाती है। क्लियर? तो यही जो 2 क्राइटेरियाज है ना वो इधर भी हैं, लेकिन यहाँ मैंने इसलिए नहीं लिखा कि ये क्राइटेरिया इन एनी केस मीट हो जाना है, यानी पब्लिक जो आपकी पब्लिक नॉन लिस्टेड कंपनी है वो ऑटोमेटिकली MSE बन जाएगी अगर वो LSE या PIC नहीं होगी तो, ठीक है जी। तो रिपीट कर लेते हैं, अगर MSE है और वो लोकली रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है, तो पब्लिक के लिए अलग क्राइटेरिया है और प्राइवेट के लिए अलग क्राइटेरिया है। पब्लिक के लिए क्या है कि अगर उसका पेड अप कैपिटल लेस देन 200 मिलियन है तो वो क्या बन जाएगा, MSE बन जाएगी। और अगर प्राइवेट है तो इन 3 में से कोई एक क्राइटेरिया भी अगर मीट हो जाएगा तो दैट विल बिकम योर MSE, वो आपकी मीडियम साइज एंटिटी बन जाएगी। अच्छा, अब इन NPO पे आ जाएं। NPO के लिए भी यही रूल है और फॉरेन कंपनी के लिए भी यही रूल है कि ये SSE नहीं हो सकती,
अब यहाँ आपने क्या पढ़ा था, LSE के केस में क्या पढ़ा था कि अगर वो NPO है और उसका जो टर्नओवर है वो 200 मिलियन या उससे ज़्यादा है तो वो क्या है, LSE है। तो अगर लेस देन 200 मिलियन है तो MSE है। इसी तरह जो फॉरेन कंपनी है, आपने पढ़ा था कि अगर 1 बिलियन या उससे ज़्यादा उसका टर्नओवर है तो वो क्या है, अगर लेस है तो फिर MSE बन जाएगा। ठीक हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सिर्फ इसी को याद कर लें दोनों के लिए तो आपका क्लियर हो जाता है। अब SSE जो है ये कौन सी कंपनी हो सकती है, जो प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए, यहीं से आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये देखें, पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से ज़्यादा हो तो वो क्या होती है, MSE। तो अगर 10 मिलियन से कम हो तो फिर क्या होगी, SSE। ठीक है ना। अगर उसके नंबर ऑफ टर्नओवर जो है वो 100 मिलियन से कम होगा तो फिर क्या होगी, SSE। और अगर उसका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 250 से कम है तो फिर क्या है, सिंपल, क्लियर हो गया ना। लेकिन इट कैन ओनली बी ए प्राइवेट कंपनी, ये सिर्फ प्राइवेट कंपनी हो सकती है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, रिपीट कर लें। इसलिए कि बहुत दफ़ा पास्ट पेपर्स में एग्जामिनर ने इसके MCQs पूछे हुए हैं। नॉर्मली ये नंबर याद नहीं ना रहते। ठीक है, तो वो कहते जी एक लार्ज साइज एंटिटी, नीचे 2-3 ऑप्शंस दे देता है कि क्या होती है, बच्चे को याद ही नहीं होता। इसकी NPO की इसकी बात कर, पब्लिक में बेटा यही दो है, लेकिन मैंने कहा ये इररिलेवेंट हो जाते हैं। क्यों, अगर 1 रुपया भी उसका कैपिटल है तो फिर MSE बन गई ना। यानी उसने MSE बन जाना है अपनी कैपिटल की बेस के ऊपर। अगर मोर देन 200 मिलियन है तो वो लार्ज साइज में चली जाएगी, अगर लेस है तो इधर आ जाएगी। ठीक है ना। लें जी, अब हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो PICs कौन सी होती है कंपनीज, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, या वो कंपनीज जो फिजुशरी कैपेसिटी में एक्ट करती हैं, जिनके पास दूसरे लोगों के एसेट्स होते हैं और वो उसको मैनेज कर रहे होते हैं ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंकिंग कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट हाउस हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको कहते हैं। ये सारे क्या हैं, ये PICs हैं। या फिर यूटिलिटी कंपनीज, गैस, बिजली। ठीक है जी, अभी तक इन्होंने मोबाइल को शामिल नहीं किया, दे शुड भी। ठीक है जी। और फिर जनाब ऐसी तमाम कंपनीज जिनको थ्रू नोटिफिकेशन पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज बना दिया जाता है। जैसे रिसेंटली उन्होंने जो शुगर मिल्स हैं उनको भी कहा गया ये पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हैं। फिर हम जी, कौन, नहीं देखिए NPOs फर्दर 2 तरह की होती हैं। एक होते हैं जो बैंक्स होते हैं ना, जैसे बैंक के तौर पे आपने अपने को रजिस्टर्ड करवाया तो वो तो वहाँ कवर हो जाएगा ना। जैसे फर्ज करें कशफ बैंक है तो वो माइक्रो फाइनेंस बैंक है, इसी तरह या कुव्वत बैंक है तो वो माइक्रो फाइनेंस बैंक है, तो वो तो बैंक की डेफिनेशन में आ जाएगा ना, वो तो ऑटोमेटिकली PIC बन जाती है। बाकी अगर आपने किसी को डोनेशन दे दिया है तो वो PIC थोड़ी हो जाएगी, वो वैसे होनी चाहिए ठीक है, लेकिन नहीं है अभी। ठीक है, तो फिर हम LSE में आए। तो LSE में हमने कहा कि अगेन आपने देखना है कि LSE में ये पब्लिक या प्राइवेट कंपनी हो सकती है, ये NPO हो सकती है और ये फॉरेन कंपनी हो सकती है। तो फिर हमने कहा कि अगर प्राइवेट या पब्लिक कंपनी है और उसके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 750 या उससे ज़्यादा हैं, उसका टर्नओवर जो है वो 800 मिलियन या उससे ज़्यादा है, या उसका पेड अप कैपिटल जो है वो 200 मिलियन या उससे ज़्यादा है, कोई एक कंडीशन में मीट हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, LSE बन जाएगी। फिर MSE है, तो हमने कहा कि MSE जो है वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि ये पब्लिक अनलिस्टेड है, ये प्राइवेट है, ये NPO है या ये फॉरेन कंपनी है। फिर हमने कहा पब्लिक है तो अगर उसका कैपिटल लेस देन, पेड अप कैपिटल लेस देन 200 मिलियन है तो वो MSE है। फिर हमने कहा कि अगर वो प्राइवेट है और उसका जो पेड अप कैपिटल है वो मोर देन इक्वल टू 10 मिलियन है और लेस देन 200 मिलियन है, या उसके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोर देन इक्वल टू 250 हैं एंड लेस देन 750 हैं, या उसका जो टर्नओवर है वो 800 मिलियन से कम है और 100 मिलियन या उससे ज़्यादा है, तो हमने कहा कि ये क्या है, ये आपकी MSE बन जाती है। फिर हमने NPO की बात की। NPO के लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि अगर उसका टर्नओवर जो है वो 200 मिलियन से कम है तो वो आपकी MSE है। फिर इस तरह जो फॉरेन कंपनी है
उसके बारे में हमने कहा कि अगर उसका टर्नओवर 1 बिलियन से कम है, ठीक है जी। तो बाकी हमने कहा जो एसएससीज हैं वो सिर्फ आपकी प्राइवेट कंपनीज हो सकती हैं, और वो यहीं से इसी डेफिनेशन से अगर आप देखें तो वो आपको क्लियर हो जाते हैं कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 250 से कम होने चाहिए, सारे क्राइटेरियाज मीट करने चाहिए ना, 250 से कम होने चाहिए, 10 मिलियन से पेड अप कैपिटल कम होना चाहिए, और 100 मिलियन से टर्नओवर कम होना चाहिए। तो अगर ये सारी कंडीशंस मीट हो जाए तो फिर हम क्या कहते हैं, ये एसएससी SSE स्मॉल साइज्ड एंटिटी है। लें जी, इसको मिटा देते हैं और अब हम अगली बात करते हैं कि इन कंपनीज़ के ऊपर जो है वो कौन से, ये जो हमने फ्रेमवर्क लिखा हुआ है ना, ये देखें, नज़र आ रहा है आपको इधर, ये पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले PICs जो हैं ये आप देखेंगे कि लिस्टेड है या नॉन लिस्टेड है, ठीक है। अगर ये लिस्टेड है तो इनके ऊपर IFRS लगेंगे, ये वाले IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स लगेंगे, और ये जो स्केड्यूल है ये 4th लगेगा, 4th स्केड्यूल जो होगा वो अप्लाई होगा जी। ना क्या यार, हमने नॉन लिस्टेड की बात की, शुगर मिल्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूटिलिटी कंपनीज हैं, सबका जिक्र किया है, ठीक है जी। तो अगर तो लिस्टेड है तो क्या होगा, बोले IFRS अप्लाई होंगे और 4th स्केड्यूल अप्लाई होगा, और अगर नॉन लिस्टेड है तो फिर IFRS होंगे और 5th स्केड्यूल होगा। कौन सा स्केड्यूल, 5th, ठीक है जनाब। ये जो 4th स्केड्यूल है ना, ये सिर्फ यहाँ आता है, बाकी सबके साथ क्या है, 5th, ठीक हो गया ना जी। यानी अगर आपने याद रखना है तो सिर्फ 4th स्केड्यूल किसके ऊपर एप्लीकेबल है, लिस्टेड कंपनीज के ऊपर, बाकी सब कंपनीज के ऊपर क्या एप्लीकेबल है, 5th। लग गया रटा जी। अब ये जो LSEs हैं, LSEs जो है इसमें लिस्टेड और नॉन लिस्टेड का वो नहीं है क्लासिफिकेशन, इसके ऊपर IFRS लगने हैं और 5th स्केड्यूल लगना है, ठीक है। MSEs जो हैं इनके ऊपर IFRS फॉर SMEs लगेंगे अगर ये कोई बिजनेस ओरिएंटेड एंटिटीज़ हैं, ठीक है। और अगर ये साथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं तो इनके ऊपर जो है वो NPO के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी लगेंगे। लेकिन NPO के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पे लगेंगे, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो IFRS फॉर SMEs भी फॉलो करेगी और प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPOs भी फॉलो करेगी और प्लस 5th स्केड्यूल भी फॉलो करेगी। और अगर फर्ज करें NPO नहीं है तो वो IFRS फॉर SMEs और 5th स्केड्यूल, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। और अगर वो SSE है तो आप कहेंगे कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICAP है, ठीक है जी। इनके ऊपर जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICAP है। इन दोनों का जो इश्यूअर है या जिसने ये स्टैंडर्ड पब्लिश किए हैं वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, जिसका भी हमने जिक्र किया था, ठीक है। और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये ICAP ने पब्लिश किए हैं। तो SSEs के ऊपर जो होगा, अच्छा यहाँ भी LSEs के अंदर भी एक चीज़ सॉरी रह गई, और वो NPO के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। आपने देखा था यहाँ LSEs में भी तो हो सकती है ना आपकी NPOs, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनके ऊपर भी NPOs के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेंगे। अच्छा जो SSEs हैं उनके ऊपर ये लगेंगे और प्लस इनके ऊपर 5th स्केड्यूल लगेगा, दैट्स इट। तो दोबारा बात कर लेते हैं, क्या ख्याल है, बात करें दोबारा। सबसे पहले है PICs, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज। तो हम देखेंगे कि ये लिस्टेड है या नॉन लिस्टेड है। अगर ये लिस्टेड है तो क्या होगा, IFRS लगेंगे और 4th स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट लगेगा। और अगर ये नॉन लिस्टेड है तो उनके ऊपर IFRS लगेंगे
और 5th स्केड्यूल लगेगा। LSEs हैं, IFRS लगेंगे, फिर लगेगा, और NPOs भी, फिर NPO के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी लगेंगे। और अगर MSEs हैं तो IFRS फॉर SMEs लगेंगे और 5th स्केड्यूल लगेगा। और अगर NPOs हैं NPO के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी लगेंगे। और अगर SSEs हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICAP लगेंगे और साथ 5th स्केड्यूल लगेगा। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 5th स्केड्यूल जो है अदर देन लिस्टेड कंपनी सब पे लगेगा। अब ये 5th स्केड्यूल क्या है, 4th स्केड्यूल क्या है, ये हमने फर्दर देखना है। और थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की भी रहती है। तो आज हमने थोड़ा सा आपको बताया है कि ये है क्या, ठीक है जी। तो कल जो हमारा एरिया होगा वो होगा कि हम थोड़ा सा प्री फेस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को दोबारा देखेंगे और फिर पाकिस्तान के अंदर ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इनको अडॉप्ट कैसे किया जाता है, यानी व्हाट्स द प्रोसेस। पाकिस्तान में 2 या 3 बड़े रेगुलेटर्स हैं, एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान है, दूसरा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और तीसरा जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो ये 3 अदारे जो हैं वो पाकिस्तान में ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनकी रेगुलेशन या उनकी अडॉप्शन जो होती है और उसके अंदर जो क्रिटिकल एरियाज़ के एवेल्यूएशन है उसको डील करते हैं, ठीक है। तो कल हमारा यही थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा और उसके बाद फिर हम होंगे अपने मेन टॉपिक्स के ऊपर, थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़रा हो जाए। जी वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICAP, ठीक है जी। ले जी, आपका चैप्टर कौन सा बनता है जी? ये चैप्टर नंबर आपका 11 है, इसको आपने देख के आना है जी, चैप्टर नंबर 11 को, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू जी।